गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 7th क्लास। चलो विज्ञान विषय में पाठ 10 जीवों में श्वसन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 10.4। मैंने आपको कल ये बताया था कि किस तरह से जो है वो मनुष्य में श्वसन होता है, और आपको श्वसन की क्रियाविधि भी समझाई थी कि किस तरह जैसे जब हम लोग सांस को इंटेक करते हैं या इनहेल करते हैं यानी अंतर श्वसन करते हैं तो हमारी चेस्ट जो है फूल कर बाहर आ जाती है ना, और जो हमारा डायफ्राम है वो नीचे चला जाता है। इस प्रकार जो है वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़े फूल जाते हैं और उसमें हवा भर जाती है। उस हवा में ऑक्सीजन होती है, उसी को हम लोग श्वसन में काम लेते हैं। फिर उसके बाद उच्च श्वसन में जब वायु बाहर निकालते हो आप तो देखोगे डायफ्राम पुनः अपनी स्थिति में यानी ऊपर आ जाता है, पसलियाँ पीछे चली जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा यानी छाती के अंदर जो गुहा है वक्ष गुहा उसका आयतन कम हो जाता है और बलपूर्वक फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा जो है बाहर निकल जाती है। अब क्रियाकलाप 10.4 करेंगे हम लोग। एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन फीते से वक्ष का माप लीजिए। आपने गहरी सांस ली, हवा को इंटेक किया आपने, फिर उसके पश्चात आप जो है वो इंची टेप से अपने सीने को नापने का प्रयास कीजिए। इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए, है ना, कितना आया आपका सीने का इंच में कितना आया। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का माप लीजिए। फिर से आप जब सांस लेंगे तो फिर नापिए। चित्र 10.6 की तरह बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया। अब आपके जो क्लासमेट्स कर रहे थे सीने को नापने की गतिविधि, उनका सबका नोट कीजिए, किसने सबसे ज़्यादा फुलाया सीना। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप यानी मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ आपको एक सारणी है, वक्ष के अमाप पर श्वसन का प्रभाव। तो सहपाठी का नाम पहले कॉलम में, फिर वक्ष का अमाप सेंटीमीटर में लेना है। अंतर श्वसन के समय किसका सीना कितना फूला और उच्च वसन के समय कितना था वो जब हवा बाहर निकाली तो, ठीक है ना। फिर अमाप में अंतर कितना था, उच्च वसन में कितना आया और अंतर श्वसन में कितना आया, ठीक है। उसमें से माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है उससे आपको पता चल जाएगा कि अंतर श्वसन के समय कितना सीना आपका सीने के आकार में या वक्ष गुहा में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से देखिए आप, हम लोग अपने सीने का नाप ले सकते हैं इंची टेप से। बूझो क्या कह रहा है, बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है ना, बलपूर्वक कितनी वायु भरी जा सकती है। क्रियाकलाप 10.5 देखिए। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। प्लास्टिक की बोतल लेनी है बच्चों आपको जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा हो। इसके पैंदे को काटकर अलग कर लीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। जैसे आपके फेफड़े तो अंदर हैं, आप देख नहीं सकते कैसे फूलते हैं, लेकिन इस प्रयोग से हम लोग ये जान जाएंगे कि हमारे फेफड़े जो है वो किस प्रकार फूलते हैं। तो एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है चौड़े मुंह की, उसका पैंदा काटना है, और अब आपको जो है उसके अंदर वाई आकार, वाई जानते हो ना जिसकी दो भाग शाखाएँ दिखती है आपको, वाई जैसी एक कांच की ट्यूब लेनी है आपको या प्लास्टिक की नली लेनी है। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे ये नली आसानी से निकल जाए, है ना, यानी लटक जाए उस बोतल में। नली के साखित सिरे पर जो दोनों शाखाएं हैं उस पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगाने हैं आपको। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा इसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए, है ना, वायु नहीं जानी चाहिए। बोतल के खुले पैंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांधिए। देखो बोतल का जो खुला सिरा है यहाँ पर आपको एक रबड़ शीट या प्लास्टिक की शीट लगानी है, क्योंकि इस प्रकार हम लोग क्या बना रहे हैं, इस प्रकार हमारे फेफड़े, ये दो जो चीज़ें हमारे फेफड़े की तरह कार्य करेगी। ये श्वसन नली है, ये नली, और ये जो है ये क्या है, ये बताइए क्या क्या बताया था मैंने आपको कि आपकी जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसके अंदर एक तो आपके रिब्स यानी पसलियाँ जो है वो गति करती हैं, और उसके अलावा एक पर्दा डायफ्राम कहते हैं जिसको, वो डायफ्राम की गति दोनों सम्मिलित होती है श्वसन में। तो इस तरह से रबड़ का जो हमने पर्दा लगाया नीचे वो डायफ्राम की तरह कार्य करेगा, है ना, डायफ्राम की तरह कार्य करेगा। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए। देखिए जिस तरह से इस चित्र में खींचा जा रहा है ना, आधार से पकड़कर उसको नीचे की तरफ खींचो रबड़ की शीट को, तो आप देखेंगे कि अब गुब्बारे देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए। अब आप छोड़ दो, धकेल दिया ऊपर। ये सेकंड चित्र में हम ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। तब देखो दोनों, यहाँ देखो जब नीचे खींचा तो क्या हुआ, फेफड़े भर गए वायु से, यानी दोनों गुब्बारे फूल गए, और यहाँ पर ऊपर धकेला तो फुस हो गई हवा उनकी, यानी निकल गई।
ऐसी ही क्रिया बिल्कुल डायफ्राम की गति से हमारे फेफड़ों की होती है कि जब डायफ्राम नीचे जाता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े हवा से भर जाते हैं, और जब डायफ्राम वापस ऊपर आता है तो धक्का लगता है, और धक्का लगने से क्या होता है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और फेफड़ों से वायु निकल जाती है। चित्र बी की तरह देखिए आप, है ना, बिल्कुल ऐसी क्रिया होती है हमारे फेफड़ों में भी। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई दिया? बिल्कुल। ए जो है वो पहली बोतल के अंदर जब हमने नीचे खींचा तो गुब्बारे फूल गए, और दूसरी में धकेलने पर गुब्बारे पिचक गए हैं। ठीक है, अब देखिए हम उच्च वसन में बाहर क्या निकालते हैं। सबको पता है हम उच्च वसन में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस निकालते हैं बाहर। क्रियाकलाप 10.6 देखिए, कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। कॉर्क जो है रबड़ की एक डाट होती है और वायु रुद्ध करने के लिए लगाते हैं हम लोग किसी चीज़ में। यदि परख नली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। ये प्रयोग हम लोग पहले कर चुके हैं। आपको पता है कि अगर चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा बच्चों? दूधिया हो जाएगा। उसका कलर कैसा हो गया? दूध जैसा हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर हमारे सांस के अंदर, हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, तो उसको परख नली में जब हम फूंक मारेंगे चूने के पानी से वो प्रवाहित होगी तो उसका कलर बदल जाएगा, दूधिया हो जाएगा। और अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। तो हम लोग जो परख नली नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ यानी नली को परख नली में इस प्रकार लगाइए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ द्वारा, आप नारियल पानी पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, उस स्ट्रॉ लेनी है आपको। स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए। चित्र 10.8, क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? क्या आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। आप जानते हैं कि जिस वायु का अंतःश्वसन अथवा उच्चवसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। ठीक है, तो देखिए अंतःश्वसित और उच्चवसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। अंतःश्वसित वायु में कितना होता है आपको पता है? 21% ऑक्सीजन है। और उच्चवसित वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है? 16.4। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 4.4 फेफड़ों में। और इधर क्या होती है? अंतःश्वसित वायु में थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि हवा में है ही कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ तो होती है 0.04%। और फेफड़ों के अंदर देखो आप, उच्चवसित वायु में कितनी होती है? 4.4, ज़्यादा है यानी। और ऑक्सीजन कितनी होती है? 16.4। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग क्या बाहर निकालते हैं, है ना। ये देखिए आप, इस तरह से आपको क्या करना है, परख नली फूंक मारनी है, चूने का पानी दूधिया हो जाएगा, इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। हम क्या उच्चवसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्चवसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्चवसित करते हैं? बिल्कुल, हम लोग ऑक्सीजन भी निकालते हैं पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें थोड़ी अधिक होती है। आपने यह भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्चवसन छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली हो जाती है। इसका मतलब हमारी सांस के साथ में जो वायु हम बाहर निकालते हैं उसके अंदर कुछ जल भी होता है वाष्प के रूप में। यह नमी के कारण है। जल के ये बिंदुकण कहाँ से आते हैं? हमारे अंदर जो कोशिकाओं में क्रियाएं हो रही है उस दौरान जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, उससे जल जो है वो वाष्प बनता है, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जो उष्मा शेपी होती है और उसी उष्मा से हमारे अंदर का जल जो है वाष्पित होता है और भाप के साथ निकलता है। सर्दियों में देखा करो आप, है ना, भाप निकलते हुए एकदम दिखाई दे सकती है। और ऐसे ही आप चश्मे के ऊपर भाप छोड़कर अपने मुंह से उसको साफ़ करते हो ना जब पानी अवेलेबल नहीं होता आपको। तो बेहतर जीवन जीने के लिए श्वसन, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम यानी प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन आपूर्ति होती है जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यानी हम सबको प्राणायाम करना चाहिए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने क्या किया, अंतःश्वसन किया। और ये बताना है आपको कि हमने अंतःश्वसन किया तो कितनी वायु जो ली हमने अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन क्या परसेंट कितना था, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था, जो बाहर निकाली उसमें ऑक्सीजन का परसेंट कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, ये लिखना है। इसके अलावा ये प्रयोग करना है। प्रयोग का प्रश्न ऐसे बनेगा बच्चों कि प्रयोग द्वारा फेफड़ों की क्रियाविधि को समझाइए। एक प्रयोग द्वारा फेफड़ों की क्रियाविधि को समझाइए, तो इसमें ये बोतल वाला प्रयोग आप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक आपके अगले वीडियो में।